तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन वो होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को क्लियर कट समझने में, फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत से टेस्ट आते हैं, तो पहले उसका हम ये समझेंगे कि उसका मेन फंक्शन क्या है या मेन चीज़ें क्या है। ठीक, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कह सकते हैं एक तरीके से, ये जो है आपका एक डिवीजन होता है नर्वस सिस्टम का। क्या होता है, क्या होता है ये डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है। ये डिवीजन होता है नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री फंक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस आपके हो सकते हैं हार्ट रेट। ठीक है, क्या हो सकते हैं, हार्ट रेट आता है इसमें, हार्ट रेट आएगा, और क्या आएगा इसमें, इसमें ब्लड प्रेशर आएगा। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, रेस्पिरेशन आएगा। ठीक, रेस्पिरेशन आएगा और डाइजेशन आएगा। ठीक, और क्या आएगा इसमें इंक्लूड होके, स्वेटिंग आएगी। ठीक, प्यूपिल साइज आएगा, या प्यूपिलरी साइज जिसे कहते हैं, जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैडर कंट्रोल आएगा। ठीक, और सेक्सुअल फंक्शन आएंगे। ठीक, तो इन टोटल जो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन जिनमें हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, स्वेटिंग, प्यूपिलरी साइज, ब्लैडर कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन आ जाए इनवॉलेंट्री वे में, उसको कौन कंट्रोल करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। ठीक, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस कराता है। होमियोस्टेसिस क्या होता है, होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है बॉडी अपने से टेम्परेचर सेट करती है। ठीक है, बॉडी अपना टेम्परेचर अपने से सेट करती है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, होमियोस्टेसिस कहा जाएगा। ठीक, अब हम ये सिंपल सॉर्टेड सा जान चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक, हमको ये पता चल गया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक और नर्वस सिस्टम आता है, इसी की पैरेलल में हम ये ऐसे नॉर्मल बता देते हैं, जिसे कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कभी भी समझिएगा, अगर ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कर रहा है तो ये वॉलेंट्री एक्टिविटी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्टिविटी में क्या हो गया, जैसे वॉकिंग, होल्डिंग, कप होल्डिंग, या कुछ भी, कोई भी वॉलेंट्री एक्टिविटी ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्पीकिंग, मतलब जो भी वॉलेंटरी आप करना चाहते हैं वो ये कंट्रोल करेगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जहाँ तक कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात है, वो सारे इनवॉलेंटरी फंक्शन कंट्रोल करेगा। ठीक है, इतना सा क्लियर कट सा डिफरेंस समझ में आ गया सोमैटिक और उसमें। ठीक, अब हमारी बॉडी को नीड क्या है, हमारी बॉडी को नीड क्या है, नीड फॉर एनएस क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इतनी नीड क्यों है, क्यों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नीड है, क्यों, क्योंकि
अक्सर करके ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं कहीं पे, ठीक है, और आप जैसे ही झटके से खड़े हुए, ठीक, झटके से खड़े होने पे क्या होता है, ग्रेविटी जो है सारा ब्लड आपके पैर की तरफ खींच लेगी। किसकी तरफ खींच लेगी? लेग की तरफ पुल करेगी ग्रेविटी, क्योंकि नीचे रहती है, ये लेग की तरफ पुल करेगी। तो इसी को कंपनसेट रखने के लिए जो ब्लड होता है वो हार्ट में जाके ब्रेन में जाता है, हार्ट से ब्रेन में जाता है, ठीक है। यही कंपनसेशन पार्ट को, यही कंपनसेटरी मूवमेंट को, ताकि सारा ब्लड लेग में ना चला जाए अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो बॉडी क्या करती है, वो ब्लड को हार्ट से ब्रेन में भेजती है ताकि ब्रेन को कोई कमी ना हो पाए। इसी के वजह से जो है हम लोग का एएनएस समझ जाता है कि बॉडी अब खड़ी हो गई है, अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ी हुई है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ी हो रही है तो ब्लड सारा नीचे खींचेगा ग्रेविटी की तरफ। तो बॉडी को कमांड देती है, तो हार्ट को ब्लड सीधा ब्रेन को भेजने लगता है, हार्ट वो ब्लड सीधा ब्रेन को भेजने लगता है। क्यों भेजने लगता है? ताकि हम लोग को गिर ना जाए, ताकि ब्रेन में हाइपोक्सिया ना हो, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इस वजह से हमारा ब्रेन, हार्ट जो है एक तरह सिग्नल समझ जाता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये समझ जाता है कि अब बंदा खड़ा हुआ है तो बंदे के दिमाग में ब्लड जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेविटी उस ब्लड को नीचे खींच रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये इतना क्लियर कट से समझ में आ गया, नॉर्मल से समझ में आ गया क्या नीड थी क्या नहीं थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हम जानेंगे डिवीजन क्या क्या होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक चीज़ में तो है नहीं, ठीक है, तो हम इसके डिवीजन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो 2 टाइप के इसमें डिवीजन आते हैं ये समझ जाइए। 2 डिवीजन कौन कौन से आते हैं? पहला आता है सिंपैथेटिक, ठीक है, पहला हम कहेंगे सिंपैथेटिक, ठीक, दूसरा कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक, ठीक, आप लोग जानते ही हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को अब हम समझाएंगे, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा डीप में चलते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हम लोग की बॉडी में वो एग्जिस्ट क्यों करता है। अभी तक बात समझ में आ रही थी, मैंने ऑटोनॉमस बता दिया आपको, ऑटोनॉमस और सोमैटिक में डिफरेंस बता दिया, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल करेगा, वो वॉलंटरी कंट्रोल करेगा। मैंने ये बता दिया कि इसमें ज़रूरत क्या होती है, हमारी बॉडी को एएनएस की ज़रूरत क्या है, ठीक है, जनरल एग्जाम्पल देके समझाया, ये सब चीज़ों में ज़रूरत होती है, ठीक। और अब हम चल रहे हैं एएनएस के डिवीजन के अंदर। उस डिवीजन में 2 आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, कभी भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कोई ऐसा समझा जाए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी को हमेशा किस चीज़ के लिए रेडी रखेगा? डेंजर के टाइम पे काम आएगा। किसके वजह से काम आएगा? इन सिचुएशन ऑफ डेंजर या इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा, ठीक। एक इमेजिन करिए एक एग्जांपल, जैसे आप रोड पे रात पे जा रहे हैं तो अक्सर करके कुत्ते आपको दौड़ा लेते हैं, ठीक, या कुत्ते आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपका दिमाग उसी टाइम ये सोचेगा कि कुत्ते मेरी तरफ देख रहे हैं, हो सकता है मुझे दौड़ा लें, ठीक है। तो आपका दिमाग क्या करेगा? आपका दिमाग ऑर्डर देगा कि मुझे डेंजर फील हो रहा है, तो वो दिमाग में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी, क्या कि भैया हमको कुत्ता दौड़ाने वाला है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, हाइपोथैलेमस जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जैसे ही एक्टिवेट करेगा तो आपकी बॉडी ये सोचने लगेगी कि मुझे अब सर्वाइवल मोड पे शिफ्ट होना है, मुझे अब किसी तरीके से बचना है, ठीक है, किसी तरीके से बचना है। तो उसी के रिस्पॉन्स में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा, और क्या करेगा? आपका बीपी बढ़ा देगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये सब थैलेमस से शुरू हुआ, हाइपोथैलेमस से शुरू हुआ, ठीक है। हाइपोथैलेमस में सिग्नल दिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कि डेंजर लग रहा है और तुम एक्टिवेट हो जाओ।
जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ वैसे ही हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और थर्ड पे आए रेस्पिरेशन भी आपका बढ़ेगा, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा, प्यूपिल्स जो है डायलेट हो जाएंगी आपकी, ठीक है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी ताकि आपको अच्छा विजन मिल सके, ठीक। आपके और क्या हो जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, स्वेट ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है, स्वेट ज़्यादा आने लगेगा, और क्या होगा, आपके डाइजेशन स्लो हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। ताकि डाइजेशन इसलिए स्लो हो जाएगा ताकि बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड यूज़ हो रहा है इन सर्कुलेशन फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड, तो उसको डाउन करके अभी भैया डेंजर की सिचुएशन है, अभी खाना मत पचाओ, कुल मिला के ये कहने का मतलब है, ठीक है। अभी डेंजर की सिचुएशन है, अभी खाना ना पचाओ, अभी इन सबको ज़्यादा दो, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, इन सब की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आप थोड़ा सा क्लियर सोच पाएंगे, आपकी मसल में ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, आप और एक्टिव फील करेंगे। तो कुल मिला के ये पूरी चीज़ें आपकी होंगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, रेस्पिरेशन, ये सब आप अपने से नहीं बढ़ा सकते हैं, ये सब सारे इनवॉलंटरी फंक्शन है एक तरह के, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें अगर, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक ये समझ जाओ कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है, कोई डेंजर फील नहीं करती है, ठीक है। ये जो है डेंजर खत्म होने या इमरजेंसी खत्म होने की बात की मोस्टली कंडीशन होती है, ठीक है। आफ्टर डेंजर एंड्स, आफ्टर डेंजर एंड या डेंजर एंड या नॉर्मल कंडीशन में भी आपकी जो बॉडी होती है वो डेंजर में अगर नहीं है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, ये कंजर्व करने में मदद करता है, एनर्जी बचाने में आपकी मदद करता है। इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि भैया ये जो है सिंपल सॉर्टेड सा यही चीज़ का ये उल्टा कर देगा। किसका उल्टा कर देगा, हार्ट रेट कम करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, बीपी कम करेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम करेगा, रेस्पिरेशन नॉर्मल करेगा, ठीक है, प्यूपल्स नॉर्मल करेगा, ठीक है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, डायलेट यहाँ पे होती तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगी, ठीक। स्वेट जो हो रहा था, स्वेट आना बंद हो जाएगा, स्वेट आना भी बंद हो जाएगा। और एक फ़र्क बस ये रहेगा कि इस टाइम पे डाइजेशन ऑफ फूड बढ़ जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड बढ़ जाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। तो कुल मिला के ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक डेंजर के टाइम पे काम आएगा, जब डेंजर पड़ेगी आपको। पैरासिम्पैथेटिक जब आएगा जब कोई डेंजर ना हो। आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप खाना खा के आराम सुकून से बैठे तब आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेशन और स्वेट, ये तीनों चीज़ कम हो जाएगी, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पर डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के ये पूरा एक पॉइंट था, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और ये नर्वस सिस्टम है, ये इनका पाथवे ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, ठीक है। इनका पाथवे जो है वो ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा हम बहुत छोटे में ख़त्म करेंगे, इसको समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब हम ये समझेंगे कि नर्व जो होती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो सिंपल सॉर्टेड से ये है कि सिंपैथेटिक जो होती है, सिंपैथेटिक का ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक कहाँ से होता है, ठीक है। तो
ये ओरिजिनेट होती है इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम से। यहाँ से इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम से, ठीक है, सेल कॉलम से ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है। मीडियोलेटरल सेल कॉलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो होती है सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो अराइज करती है। अच्छा, इंटरमीडियल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्टली कौन सी जगह, एग्जैक्टली ये किसके बीच में आता है? मतलब ये पूरा जो इंटरमीडियोलेटरल सेल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है वो बेसिकली T1 से L2 तक रहता है, थोरैसिक 1 से लंबर सेकेंड तक रहता है। और यहीं से मेनली जो है हमारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अराइज होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन अराइज होंगे, ठीक है। इतना कॉमन से ही समझ गए, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं ना, कि सिंपैथेटिक नर्व प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन T1 से L2 के बीच में जो इंटरमीडियोलैटरल सेल कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां से रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। अब पैरासिम्पैथेटिक की ही बात करें अगर हम, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, मैं आधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व का मसला रहेगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व कौन कौन सी रहेगी? थर्ड रहेगी, और कौन सी रहेगी? सेवेंथ रहेगी, और कौन सी रहेगी? नाइन्थ रहेगी, और 10th रहेगी, ठीक है। इतनी क्रेनियल नर्व होती हैं, इनके ही वजह, यहीं से मेनली जो ओरिजिनेशन होता है यहीं से होता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट की बात करेंगे, कौन से स्पाइनल कॉर्ड से कौन से के बीच में? वर्टिब्रा, तो S2 से S4 के बीच में ये जो है ये ओरिजिनेट होती हैं। कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर कभी ANS फेल कर जाए, अगर ANS फेल कर जाए तब क्या होगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेल कर जाए, ठीक। तो इसमें जो है सबसे बड़ा मसला आपका क्या आएगा, अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक। सबसे बड़ा मसला क्या आ सकता है अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेल कर जाए, ठीक। तो इसको चलिए नए उस पर स्टार्ट करते हैं, तो मैं क्लियर पूरा समझा सकता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी और उस कंडीशन की वजह क्या रहेगी अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कभी फेल होता है तो, ठीक है। ANS फेल, इफ ANS फेल, ठीक। अगर ANS फेल करता है तो, ठीक, पहली कंडीशन अगर हम माने तो सबसे पहली कंडीशन हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्या होता है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक। नॉर्मली क्या होता है पेशेंट का, आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसके वजह से जो है ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई और बीपी मेंटेन हो गया, ठीक। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। पर अगर आपके ANS फेल कर जाता है तब आपकी एक कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनेगी? आप खड़े हुए, ठीक, आप खड़े हुए, खड़े होने के बाद आपका ब्लड जो है वो ग्रेविटी खींच के पैर पे ले जाएगी, लेग इनटू, अरे ब्लड इनटू लेग्स, ठीक। इन शॉर्ट सारे ब्लड को पुल करके लेग की तरफ ले जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। इसके वजह से क्या हुआ, अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सही से रिस्पॉन्ड नहीं किया, डिसफंक्शन कर दिया उसने,
यहीं पर डिसफंक्शन अगर कर दिया, ठीक, तो ये जो सारा सिस्टम चल रहा था हाइपोटेंशन का, ठीक है, बीपी मेंटेन करने का, ये बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि आप जो है जैसे ही खड़े हुए और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जो है डिसफंक्शन किया, तो खड़े होने के टाइम पे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, क्या हो जाती हैं? पतली हो जाती हैं। ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, पर डिसफंक्शन के टाइम पे वो उसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा कॉन्स्ट्रिक्ट होने का, तो वो डायलेट ही रहेगी, डायलेटेड ही रहेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, दबेगी नहीं, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट ना होने के वजह से जो ब्लड प्रेशर है, अब जब डायलेट ही रह गई तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर जानते ही हैं क्या होता है कि वेसल, किसी भी आर्टरीज या वेन में ब्लड कितना उसके सराउंडिंग में प्रेशर डाल रहा है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा गया। अब ऑलरेडी ये डायलेट है, चौड़ी है, तो इस पे प्रेशर तो कम पड़ेगा, तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन आ जाएगा। ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से पेशेंट को डिजीनेस और फेंटिंग होने लगेगी, डिजीनेस और फेंटिंग होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर यहाँ पे सिंपैथेटिक डिस्फंक्शन ना, यहाँ पे सिंपैथेटिक डिस्फंक्शन की वजह से ब्लड वेसल डायलेट ना होती, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती, तो बीपी फॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक सिंपल शॉर्टेड सा एग्जांपल मैंने समझाया आपको कि क्या हो सकता है अगर हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सही से काम ना करे तो, ठीक है। पहली कंडीशन समझ गया। दूसरी कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस जो कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो है स्वेट निकलने के तरीके को एनहाइड्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। ठीक, स्वेट निकलने के तरीके को हाइड्रोसिस कहा जाता है। जहाँ पे एन लग जाएगा मतलब वहाँ पे स्वेट नहीं निकल रहा है, इसी के वजह से क्या होता है? एनहाइड्रोसिस होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, डैमेज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में स्वेट का प्रोडक्शन नहीं होगा, स्वेट प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा स्वेट प्रोडक्शन, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपके पास? आपकी जो है ड्राई स्किन होने लगेगी, स्वेट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी स्किन क्या हो गई? एकदम ड्राई हो गई। इसी ड्राई स्किन के वजह से जो है आप हीट इंटॉलरेंट हो जाएंगे, हीट को इंटॉलरेट करने लगेंगे, मतलब हीट झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन हो गई है ड्राई। ड्राई स्किन के वजह से जब भी हवा चलेगी तो आपको ठंडी फीलिंग नहीं आएगी। स्वेट क्या करता है? स्वेट बॉडी को कूल डाउन कैसे करता है? स्वेट निकलता है तो उसमें जब हवा चलती है तो बॉडी की स्किन कूल डाउन होती है। अब यहाँ पे स्वेट ना निकलने की वजह से ड्राई स्किन हो गई तो बॉडी कूल डाउन कैसे होगी? तो इसी के वजह से हीट जो है वो बॉडी में बहुत बढ़ने की वजह से झेली नहीं जा पाती है, ठीक है। ये सिंपल सी दूसरी बीमारी समझ गए। तीसरी बीमारी की अगर बात कहें तो इसे कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम नॉर्मल सा आप ये समझ लीजिए, हॉर्नर सिंड्रोम जब होगा, हॉर्नर सिंड्रोम मतलब होता कब है? हॉर्नर सिंड्रोम किसी पेशेंट में होता कब है? ठीक, नॉर्मल ये होता है कि आपका सिंपैथेटिक पाथवे जो है नॉर्मल अगर रहेगा तो आपकी आईलिड जो है हमेशा रहेगी। आईलिड समझ गए? आईलिड जो रहेगी वो हमेशा एलिवेटेड रहेगी। एलिवेटेड आईलिड की वजह से क्या होगा? एलिवेटेड आईलिड की वजह से क्या होगा? आपकी जो प्यूपल डायलेट होगी वो नॉर्मल है, ठीक। नॉर्मली प्यूपल जो है
वो डायलेट हो जाएगी, और इसी के वजह से आपकी जो फेशियल स्वेटिंग है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक, ये पूरा प्रोसीजर नॉर्मल वाले का होता है। ठीक, इसमें अब नॉर्मैलिटी कब आती है, जब आईलिड पे सपोर्ट नहीं रहता है, आईलिड पे जब सपोर्ट नहीं रहता है तो उस सपोर्ट न रहने के वजह से ये आईलिड एलिवेट नहीं होती है। ठीक है, आईलिड एलिवेट नहीं रह पाती है, आईलिड नीचे गिरेगी। ठीक है, आईलिड नीचे गिरने के वजह से क्या होगा, प्यूपल डायलेट नहीं होगी। प्यूपल डायलेट ना होने की वजह से, प्यूपल ना डायलेट होने को क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जब प्यूपल डायलेट ना हो सके। और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ नॉर्मल स्वेटिंग हो रही थी, यहाँ स्वेटिंग होगी ही नहीं। ठीक, यहाँ पे स्वेटिंग होगी ही नहीं। ठीक, बात समझ गए। और जहाँ पे स्वेटिंग नहीं हो रही है वहाँ पे कौन सी कंडीशन बन जाएगी, एनहाइड्रोसिस, एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर कट सिंपल सा ये था पूरा हमारा। 3 चीज़ें हमने समझाई इसमें, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एनहाइड्रोसिस और हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम अगर ना समझ में आएगा तो इसको बाद में इन डेप्थ हम समझाएंगे। आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो हॉर्नर सिंड्रोम का फिजियोलॉजी समझ जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको हम बाद में आगे चल के आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये 3 बीमारी हो सकती, ये 3 दिक्कतें एक नॉर्मल से एग्जांपल लेके समझाए कि अगर कभी हम लोग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फेल होता है तो। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, हम समझ चुके हैं क्या क्या हम नाप सकते हैं। हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, इसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, देखा जाएगा। हार्ट बीट रेगुलेशन देख सकते हैं। ठीक, स्वेटिंग देख सकते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस है, एनहाइड्रोसिस है। प्यूपल देख सकते हैं डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। ब्लैडर रिटेंशन, ब्लैडर देख सकते हैं कि रिटेंशन हो रहा है या वो है इनकॉन्टिनेंस दिख रहा है। बावल में यही देख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेटेड है या इनकॉन्टिनेंस दिख रहा है। सेक्सुअल फंक्शन में ये पता कर सकते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी तो नहीं है इसमें। ठीक है, इतनी सी क्लियर कट सी बात समझ में आ गई। ठीक, पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, हम लोग बेसिक सब समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा जो है हम इसके इन डेप्थ जाते हैं और इन डेप्थ जानने जाके ये कोशिश करेंगे कि हमको ये समझ में आ जाए कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। ठीक है, अब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं पूरा, बट हमको ये समझना ज़रूरी है कि इसके कुछ बेसिक चीज़ें क्या है। मतलब बहुत छोटे में ख़त्म करेंगे इसको, बेसिक चीज़ों को। जैसे बच्चे सोचते हैं कि L1 L2 से ही या L1 T2 से ही, L1 से लेके जो नहीं T1 से लेके L2 तक जो पूरा बताया जाता है सेगमेंट, उसी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की स्टार्ट होती है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं होती है। इसकी बिगिनिंग जो होती है, वो होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। कहाँ से होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होती है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होती है इसकी बिगिनिंग। ठीक, यहाँ पहला सिस्टम समझ गए। दूसरा कहाँ से होती है, लिम्बिक सिस्टम से होती है। और तीसरा हाइपोथैलेमस से होती है। तो इसकी बिगिनिंग जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम और आपका हाइपोथैलेमस से होती है। हाइपोथैलेमस को ये भी कहा जाता है कि ये मास्टर रेगुलेटर ऑफ एनएस है। ठीक, मास्टर रेगुलेटर ऑफ एनएस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जान गए इम्पोर्टेंट क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, एनएस में बेसिकली जो होते हैं 2 तरीके के न्यूरॉन होते हैं।
ठीक है। किस तरीके के न्यूरॉन होते हैं? 2 तरीके के न्यूरॉन होते हैं, ठीक। टू न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में आपको पता था एक होते हैं, मतलब एक बताया था, इनमें इन टोटल 2 होते हैं, ठीक। 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक। प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड से यही है, प्री गैंग्लियोनिक जो होता है इनका पूरा एक पाथवे बनता है, ठीक है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल गया कहाँ पे? सबसे पहले जाएगा प्री गैंग्लियोनिक में, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा? गैंग्लियन में जाएगा। किस में जाएगा? गैंग्लियन में जाएगा, ठीक। फिर जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन में, और सबसे लास्ट में जो है वो अपने टारगेटेड ऑर्गन पे जाएगा, ठीक। टारगेटेड ऑर्गन पे जाएगा, जो कि स्किन हो सकती है, हार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन पे जाएगा। इतना सिंपल सॉर्टेड से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रहेगा वो क्या रिलीज करेगा? बात समझिएगा। आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो एसिटल कोलिन रिलीज करेगा। क्या करेगा रिलीज? एसिटल कोलिन रिलीज करेगा, ठीक है। क्या रिलीज करेगा? एसिटल कोलिन रिलीज करेगा। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके के आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। पहला हो गया एसिटलकोलिन, दूसरा हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इन 2 तरीके के जो ये रिलीज करेंगे, ये अगर ये रिलीज कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये कहीं जाके बाइंड भी तो करेंगे, कोई रिसेप्टर में बैठेंगे भी तो एसिटलकोलिन कौन सा रिसेप्टर पे बैठता है? ये कौन सा रिसेप्टर पे बैठेगा? ये बैठेगा निकोटिनिक रिसेप्टर पे, निकोटिनिक रिसेप्टर पे, ठीक। निकोटिनिक रिसेप्टर पे बैठेगा। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, जो नॉरएपिनेफ्रिन जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है, वो किस पे बैठेगा? वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ बैठेगा और एसिटलकोलिन कहाँ बैठेगा, ठीक है। अब इसी से आप समझ जाइए कि कुछ कुछ कंडीशन में बीटा ब्लॉकर या बीटा 1 रिसेप्टर की जो दवाएं दी जाती हैं वो क्या काम करेंगी, ठीक है। वो बेसिकली ये काम करेंगे कि आपका हार्ट रेट रिड्यूस कर देंगी, हार्ट रेट रिड्यूस कर देंगे। क्यों रिड्यूस कर देंगी? क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, अगर उस पर वो रिलीज तो हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, पर वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए जो है बीटा ब्लॉकर दवाएं दी जाती। कौन सी? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने की दवाएं दी जाती हैं। इसमें बीटा में कौन सा? बीटा 1 रिसेप्टर मेनली ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होता है और इसी की वजह से बीपी कम होता है। तो बीपी वाले पेशेंटों को यही बीटा ब्लॉकर दवाएं देके नॉरएपिनेफ्रिन की बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंडिंग को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया एक तरह से। यही हमको समझाना था, थोड़ा सा जो बचा हुआ था यही हमको समझाना था कि जो 2 तरीके के न्यूरॉन हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में निकलेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन रहेंगे वो रहेंगे एसिटलकोलिन प्री गैंग्लियोनिक में और पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये सिंपैथेटिक का था पूरा। किसका था? सिंपैथेटिक का था।
ठीक, सिंपैथेटिक का था। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस हो सकता है हल्का सा ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पे। क्यों हो गया है? क्योंकि मैंने वो एग्जांपल्स लंबे खींच दिए थे, उसके बाद मैं ये समझा रहा हूँ। मुझे पहले ये समझाना चाहिए, फिर एग्जांपल्स देना चाहिए। तो एग्जांपल की वजह से हो सकता है आपको समझ में ज़्यादा आए। ठीक, तो यही सिस्टम है कि सिंपैथेटिक में ये चीज़ होगी। ठीक, आपको ये पूरा पाथवे प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन देखने को मिलेंगे। इनका पाथवे क्या होता है, इनका पाथवे बता दिया गया है कि सीएनएस से प्री गैंग्लियोनिक से गैंग्लियन, पोस्ट गैंग्लियोनिक और टारगेटेड ऑर्गन। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगा, और ये नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर निकोटिनिक में जाके बाइंड होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का अल्फा और बीटा रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा। ठीक है, जो दवा दी जाती है वो बीटा ब्लॉकर इसलिए दी जाती है ताकि ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को इसलिए दी जाती है ताकि हार्ट रेट नीचे जा सके, क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड ही नहीं होगा तो बीटा मतलब रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से नॉरएपिनेफ्रिन जब जाके बाइंड ही नहीं होगा बीटा वन रिसेप्टर पे, तो हार्ट रेट अपने आप रिड्यूस रहेगा और बीपी अपने आप कम रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब हमने ये समझा दिया कि T1 से L2 जो है पूरा सिंपैथेटिक वाला रहता है। ठीक है, पूरा सिंपैथेटिक वाला जो है वो T1 से L2 तक रहता है। और हमने ये बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो कहाँ पे होता है। इसका लग रहा है 2 पार्ट बनेगा, क्योंकि इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगी। सिंपैथेटिक का मैंने आपको डीप में समझा दिया है, अब थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक का मसला समझिएगा। ठीक है, किसका समझिएगा? पैरासिम्पैथेटिक का मसला समझिएगा। ठीक, पूरा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको अब पता है कि कौन से सैक्रल सेगमेंट से निकलती है ये, S2 से S4 तक में निकलती है। ठीक, पहली चीज़ ये पता है। ठीक, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है, इम्पॉर्टेंट पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 10th होती है, जो कि वेगस नर्व है। क्या है? वेगस नर्व है। कौन सी नर्व होती है? वेगस नर्व होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 75% से ज़्यादा आउटपुट पैरासिम्पैथेटिक का वेगस नर्व से जाता है, जो कि प्रोवाइड करता है कौन से रीजन में? थोरैसिक और एब्डोमिनल रीजन में। ठीक, एब्डोमिनल रीजन में, तो 2 जगह ये सबसे ज़्यादा वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, इसके न्यूरोट्रांसमीटर अलग होते हैं। इसमें कौन कौन न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा? ठीक, इसमें 2 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों, जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात हो रही थी, प्री और पोस्ट की बात हो रही थी, इनमें दोनों में आपको ACH ही देखने को मिलेगा, एसिटाइलकोलिन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बस ये बाइंड करेंगे अलग अलग जगह। ठीक है, एक बाइंड करेगा निकोटिनिक में, ठीक, दूसरा किस में बाइंड करेगा? म्यूस्कैर्निक में। ठीक, म्यूस्कैर्निक रिसेप्टर पे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। एक निकोटिनिक पे करेगा और एक म्यूस्कैर्निक पे करेगा। जो निकोटिनिक पे करेगा उसका मतलब उसका एक तरह से बाइंडिंग जो है, देखिए आप प्री गैंग्लियोनिक में ये समझ गए कि 2 प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर निकला। ठीक, उसने जो है और अपने न्यूरोट्रांसमीटर निकाले निकोटिनिक में। ठीक, निकोटिनिक जो है बाइंड जाके कहाँ पे करेगा? गैंग्लिया पे करेगा, गैंग्लियन पे बाइंड करेगा। ठीक है, और म्यूस्कैर्निक जो है वो टारगेटेड ऑर्गन पे जाके बाइंड करेगा। तो कुल मिला के यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर यही डिफरेंस की वजह से आपके आंसर सही हो जाएंगे और आपको समझने का तरीका आ जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ गए? तो अब
आप ये समझ गए कि ये ACH निकोटिनिक और ACH म्यूस्कैनिक आपकी बात समझ में आ गई, ठीक। तो कभी भी पेशेंट को एट्रोपिन दी गई है, एट्रोपिन दी गई है, ठीक है, एट्रोपिन दिया गया है जिन पेशेंटों को, वो एट्रोपिन क्या करेगी ये बताइए। एट्रोपिन क्या करेगी? एट्रोपिन जो है म्यूस्कैनिक को ब्लॉक करेगी। क्या करेगी? ब्लॉक करेगी, ठीक है। क्या करेगी? एट्रोपिन म्यूस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने की वजह से इन्हीं पेशेंट में प्यूपिल का डायलेशन बढ़ा हुआ रहेगा और हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एट्रोपिन देने के वजह से म्यूस्कैनिक रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके वजह से ही आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। आप समझ गए? एक जगह जहाँ इससे पहले बात की जा रही थी कि किसको ब्लॉक करने की बात की जा रही थी, उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम जो है हार्ट रेट डिक्रीज करने के लिए, ठीक, हार्ट रेट क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे रहे थे, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम किस रिसेप्टर को ब्लॉक करना चाह रहे हैं? म्यूस्कैनिक को, ताकि हार्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक। अब हम बात करें कि होता क्या क्या है। हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ चुके हैं हम, बाकी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास से मेन जो है वो एग्जामिनेशन वाले पार्ट बचे हैं। क्या बचे हुए हैं? एग्जामिनेशन वाले पार्ट बचे हुए हैं, ठीक। हमको इन डेप्थ समझ में आ चुका है कि क्या कैसे चलेगा और क्या कैसे होता है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अब एग्जामिनेशन बचा हुआ है। चलिए एग्जामिनेशन में शुरू करते हैं। तो इन टोटल जो है इसमें 6 टाइप के एग्जामिनेशन हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के एग्जामिनेशन हैं, ठीक। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सीक्वेंशियल अगर एग्जाम्पल में उसके बाद ऑर्थोस्टैटिक प्रेशर और ये सब एनहाइड्रोसिस वाला इसके बाद देता तो ज़्यादा मेरे ख्याल से वो इफ़ेक्टिव होता और ठीक होता, पर वही है, फ्लो में थे तो निकल गए आगे, पता ही नहीं चला, ठीक। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के टेस्टिंग की, कि इनको टेस्ट कैसे किया जाए या क्या किया जाए, हवाएं करा क्यों जाता है और होता कैसे, ठीक है। करा कैसे जाए, आपको करने का तरीका सिंपल सॉर्टेड सा ये है कि पहला जो होता है मैं बता दे रहा हूँ, जिसका नाम है ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर टेस्ट। कौन सा? ब्लड प्रेशर टेस्ट, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर टेस्ट। ऑर्थोस्टैटिक क्यों कहा गया है? ऑर्थोस्टैटिक का मेन रीजन ये समझ जाइए, इसको कहा जाता है पोस्चुरल ब्लड प्रेशर टेस्ट भी, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब ये है कि आपकी हड्डियां खड़े होने पे एक ही जगह पे जो इफेक्ट दे रही हैं उसके वजह से इसको ऑर्थोस्टैटिक कहा गया है, ठीक है। इसको हम पोस्चुरल भी कह सकते हैं एक तरह से। हम लोग को परफॉर्म करने की वजह मतलब मेन वजह क्या है कि हम इसको परफॉर्म क्यों करेंगे, वाई इसको परफॉर्म, ये टेस्ट को परफॉर्म क्यों करेंगे, हम ये जानने के लिए परफॉर्म करेंगे कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कार्डियक फंक्शन है, क्या है? कार्डियक फंक्शन है, वो सही है कि नहीं है। सिंपैथेटिक कार्डियोवास्कुलर फंक्शन या कार्डियक फंक्शन, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर या कार्डियक फंक्शन का पता करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। हमको सिंपल से ये पता चल जाएगा जब भी किसी पेशेंट का पोस्चर चेंज हो रहा है तो उसके वजह से उसको इस
चीज में मसला तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको सिंपल सा ये पता चल जाएगा इससे, ठीक। अब हम इसमें बात करें कि पेशेंट को कराएंगे कैसे, या नॉर्मल एक पेशेंट में होता कैसे है। तो पेशेंट को कुछ नहीं करेंगे, पेशेंट से कहेंगे ठीक लेट जाओ, लेटने के बाद उससे कहेंगे चलो अब खड़े हो, ठीक। पहले हम क्या कहेंगे पेशेंट को कि लाई डाउन करो, ये नॉर्मल पेशेंट को बता रहे हैं, ठीक। लाई डाउन करो, लाई डाउन करने के बाद 5-10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी देर भी, ठीक। उसके बाद लाई डाउन करने के बाद पेशेंट से कहेंगे अब चलो खड़े हो जाओ, ठीक। लाई करो पहले, फिर स्टैंड अप हो जाओ। स्टैंड अप करने के बाद जो है जितना भी ब्लड है वो ग्रेविटी लेग्स में खींच लेगी। किस में खींच लेगी? लेग्स में खींच लेगी, ठीक। वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या डिक्रीज हो जाएगा? वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज। वीनस रिटर्न समझ रहे हैं? वेन से जो ब्लड वापस हार्ट पे आता है वो डिक्रीज हो जाएगा। वो डिक्रीज होने की वजह सिर्फ ग्रेविटी है, क्योंकि नीचे खींच रही है। तो वीनस में अगर 5 लीटर ऊपर जा रहा था तो 5 की जगह 2.5 जाएगा, तो इसीलिए हार्ट में जो ब्लड जाएगा वो भी कम हो जाएगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही कम जा रहा है तो साफ ब्लड कम निकलेगा, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इतनी सी बात सिंपल सॉर्टेड सी समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी जो है ये पता करेगी कि साला वीनस रिटर्न घट गया, कार्डियक आउटपुट घट गया, तो आपकी बॉडी जो है एक चीज होता है बैरो रिसेप्टर। क्या होता है? बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर जो है इसी फॉल करती हुई चीज को या इसी प्रेशर फॉलिंग को, बैरो रिसेप्टर प्रेशर ये देखेगा कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। क्या देखेगा? कि बैरो रिसेप्टर ये देखेगा कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो वो क्या करेगा? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। इसी एक्टिवेशन के वजह से जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, ठीक। इसी के वजह से ब्लड वेसल में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हमारा बीपी नॉर्मल लेवल पे रहेगा। ये एक नॉर्मल पेशेंट में होता है, ठीक। ये हम लोगों में होता है, नॉर्मल पीपल में होता है, ठीक। अगर यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फेल करता तो फेल करने की वजह से यहाँ पे जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ना होता, ठीक है। सीएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ना होता, ठीक। इसके ये एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके वजह से ये नहीं एक्टिवेट हुआ, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं हुआ, वैसोडाइलेशन रह गया, तो बीपी क्या हो जाता? रिड्यूस्ड हो जाता, घट जाता झटके से। इसी के वजह से चक्कर, डिजीनेस या सिनकोप जैसे सिम्टम आने लगते। किस जैसे? सिनकोप। सिनकोप हम इससे पिछली वाली क्लास में शायद पढ़ा चुका हूँ, सिनकोप में, ठीक है, हाँ पढ़ा चुका हूँ सिनकोप। तो सिनकोप क्या होता है कि अनकॉन्शियस होने से पहले जो चक्कर आता है उसको सिनकोप कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को सिनकोप कहते हैं, ठीक। तो ये चीज होगी जब पेशेंट नॉर्मल रहेगा, और ये जब होगी जब पेशेंट एबनॉर्मल रहेगा। इतनी क्लियर कट सी बात समझ में आ रही है? ये हो गया पहला टेस्ट हमारा खत्म। पहला टेस्ट क्या था? ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर टेस्ट, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। इसमें हम क्या टेस्ट करेंगे? इसमें ये टेस्ट करेंगे कि हार्ट रेट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है डीप ब्रीथिंग से। हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू
डीप ब्रीथिंग, ठीक। हार्ट रेट क्या रिस्पॉन्स कर रही है? डीप ब्रीथिंग से, ठीक है। अब इसमें हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है और एबनॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, ठीक। अभी इससे पहले हमने किस चीज़ का टेस्ट किया था? सिंपैथेटिक का किया था। इसमें हम किस चीज़ का टेस्ट करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का टेस्ट करेंगे। किसका करेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। हम इसका टेस्ट करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का टेस्ट इसमें हम कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें आप ये समझ गए कि क्या होगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये मेनली जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होगा? वेगस नर्व के लिए होगा। वेगस नर्व के लिए होगा। वेगस नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व 10th होती है, ठीक है। वेगस नर्व जो होती है क्रेनियल नर्व 10th होती है। अब हम समझेंगे नॉर्मल में क्या होता है और जिन पेशेंट में दिक्कत आती है उनमें क्या होता है, ठीक है। सांस लेते टाइम, इंस्पिरेशन के टाइम, किसके टाइम? इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? वेगल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? वेगल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक। वेगल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसी वेगल एक्टिविटी के डिक्रीज होने की वजह से हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है। अब वेगल एक्टिविटी डिक्रीज अगर हो गई तो हार्ट रेट हमारा क्या हुआ? बढ़ जाएगा, ठीक। ये सिंपल सॉर्टेड सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये हमने पूरा आपको समझाया। इंस्पिरेशन के टाइम ये चीज़ होती है, ठीक। ये चीज़ हो रही है। अब एक्सपिरेशन के टाइम, सांस बाहर लेते टाइम हम क्या करेंगे? वेगल एक्टिविटी सांस बाहर लेते टाइम क्या होती है? ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अभी इसको हम समझाते हैं कि क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं, ठीक। इसके वजह से क्या होता है? हार्ट रेट डाउन आ जाता है। जब वेगल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसी पूरे फिनोमिना को क्या कहा गया है? इसी पूरे फिनोमिना को ये कहा गया है रेस्पिरेटरी साइनस एरिदीमिया। क्या कहा गया है? रेस्पिरेटरी साइनस एरिदीमिया, ठीक। रेस्पिरेटरी साइनस एरिदीमिया कहा गया है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसको नापना ज़रूरी है, ये समझिए। सबसे पहली चीज़ ये समझिए, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो है हमको ये पता चल सके कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल वेरिएशन में कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? ये वेगल नर्व की एक्टिविटी हार्ट रेट को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये इसलिए नापना ज़रूरी है। यही अगर वेगल डिस्फंक्शन की वजह से ये हार्ट रेट की एक्टिविटी नहीं आएगी तो हम उस पेशेंट में कौन कौन से डिजीज़ देख सकते हैं? ये किन डिजीज़ों में देखा गया है? सबसे पहला डिजीज़ जो होगा वो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा। दूसरा जो होगा पार्किंसन डिजीज़ होगा। और तीसरा जो होगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की न्यूरोपैथी होगी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। तो इन सब कंडीशनों में पेशेंट जो है अक्सर करके पेशेंट जो है डिजीजेस जो हो गई, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपको जो है वेगल डिस्फंक्शन जहाँ पे देखने को मिलेगा, वेगल एक्टिविटी की कमियाँ देखने को जहाँ पे मिलेंगी, वहाँ पे जो है ये समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कि हार्ट रेट बढ़ेगा और हार्ट रेट घटेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक।
ठीक, ये नॉर्मल सी एक चीज़ है, ये आपको लग रहा होगा कि बीमारी है, तो ये नॉर्मल सी एक चीज़ है जो मोस्टली यंगर पेशेंट में देखी जाती है। यहाँ पे एरिदीमिया का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। एरिदीमिया का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे कुछ हार्ट का रिदम बहुत ख़राब हो रहा है या कुछ ऐसा मसला है, ये नहीं है। ये सिर्फ एक फिनोमेना है जो इस प्रोसेस के बाद फॉलो होता है, जिसे रेस्पिरेटरी साइनस एरिदीमिया कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आई, ठीक। तो ये होने की वजह ही यही है कि कभी कभी क्या होता है कि साइनो आर्टेरियल नोड जो होता है, ऐसे नोड जिसे कहते हैं, ठीक, जो ऐसे नोड जो होता है वो बेसिकली उसमें वेरिएशन आ जाता है, ठीक। उसी में वेरिएशन आने की वजह से आपको साइनस एरिदीमिया देखने को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवे आ जाते हैं वहाँ पे। इसके वजह से आपको रिदमिक साइनस एरिदीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कभी ये चीज़ घटी हुई देखने को मिले, रेस्पिरेटरी साइनस एरिदीमिया कभी आपको घटा हुआ देखने को मिले किसी पेशेंट में, ये सब एक्टिविटी, इंस्पिरेशन के टाइम पे हार्ट रेट बढ़ना और एक्सपिरेशन के टाइम पे हार्ट रेट घटने वाली चीज़ आपको किसी पेशेंट में रिड्यूस दिखे, तो आप क्या समझेंगे कि उस पेशेंट को क्या दिक्कत है? उसको आप ये समझेंगे कि उसको या तो ये तीनों बीमारियां हैं, या तो एजिंग के टाइम पे भी अक्सर करके ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। ये नॉर्मल सिंपल सॉर्टेड सा जो बताना था, ठीक, यही था पूरा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ ऐसा खास छूटा है नहीं, ठीक। ठीक, थर्ड जो हमारा आएगा थर्ड टेस्ट जो आता है, थर्ड तरीका जो आता है वो होता है वाल्सल्वा मैन्यूअर। ठीक है, क्या होता है? वाल्सल्वा मैन्यूअर, ठीक है, वाल्सल्वा मैन्यूअर आता है, ठीक है। ये मोस्टली आपको वो पेशेंट वो लोग करते हुए दिखेंगे जो एक तरह से वो पेशेंट देख करने को मिलेंगे जिनका अक्सर करके जो हार्ट रेट जो है बहुत हाई देखने को मिलता है। ये आपको एक कार्डियो का अच्छा सर्जन जो है, कार्डियोथोरैसिक सर्जन जो है, वो आप करते हुए अक्सर देखने को मिलेगा, वाल्सल्वा मैन्यूअर, ठीक है। वाल्सल्वा मैन्यूअर से होता क्या है और इसमें चीज़ें क्या आती हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक। क्यों है इम्पॉर्टेंट टेस्ट? क्यों? व्हाई डज इट टेस्ट एएनएस? ये वाल्सल्वा मैन्यूअर जो है वो टेस्ट कैसे करता है, ठीक है। ये टेस्ट ऐसे करेगा कि ये जो है इसमें एक प्रोसीजर होता है लेटाने का। वाल्सल्वा मैन्यूअर में एक प्रोसीजर होता है लेटाने का, ठीक। उसमें पेशेंट को झटके से लेटाया जाता है। क्या करा जाता है? झटके से लेटाया जाता है, ठीक। और पेशेंट से कहते हैं कि लंबी सांस लो, ठीक। वो जैसे ही लंबी सांस लेता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और नोज़ भी बंद कर दिया जाता है, ठीक। और 10 से 15 सेकंड के बाद उससे कहते हैं बहुत ज़ोर से सांस बाहर छोड़ो, ठीक है। क्या करो? एक्सहेल forcefully after 10 to 15 second of holding air, ठीक। 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद उससे कहेंगे कि छोड़ो अब कस के साथ, ठीक। इसके वजह से जो है आपको क्या चेंजेस देखने को, या कहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा? आपको बीपी में चेंजेस देखने को मिलेगा।
आपको हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलेगा, आपको वीनस रिटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसी को बेसिकली हार्ट सर्जन या हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट मोस्टली परफॉर्म करते हैं, जिन पेशेंट में अरिदीमिया या बीपी फ्लक्चुएशन या वीनस रिटर्न का मसला होता है। ठीक है, ये बात इतनी समझ गए? ठीक, ठीक, इन टोटल यही जो होता है। अगर इसका पूरा प्रोसीजर आपको जानना है तो चलिए पूरा प्रोसीजर भी समझा देते हैं। पेशेंट सांस लेगा, सांस लेने के बाद चुपचाप से पेशेंट पे ईसीजी मशीन या बीपी मशीन अटैच करी जाएगी। ठीक है, पेशेंट से कहा जाएगा एक लंबी सांस भरो, और फिर पेशेंट से ये कहा जाएगा कि जो है मैनोमीटर में फूको, एक्सहेल फोर्सफुली इन मैनोमीटर। किस में फूको? मैनोमीटर में फूको। मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट ब्रीथिंग। ठीक है, पेशेंट को बहुत मेहनत लगेगी उसको फूकने में। ठीक, ये जैसे ही पेशेंट जो है मैनोमीटर में कस के फूकेगा, ठीक, और फिर रिलीज करके नॉर्मल सांस लेगा, तो ये देखा गया है कि उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेंज हुआ है। ठीक है, ये काम क्यों करता है? ये काम इस ऐसे करता है, इसका पूरा अगर काम करने का तरीका समझे तो पेशेंट ने सांस लिया, ठीक, पेशेंट ने सांस लिया तो इंटरथोरैसिक प्रेशर बढ़ा, पेशेंट ने गहरी सांस लिया, पहली चीज। ठीक है, अब गहरी सांस ले लिया भर के, ठीक, उसके बाद क्या होगा, बॉडी में जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाएगा। वीनस रिटर्न डिक्रीज होने के बाद और क्या होगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट जैसे डिक्रीज हुआ तो बैरो रिसेप्टर ने फिर देखा कि भाई अरे मसला हो गया है, तो बैरो रिसेप्टर ने ये चीज को बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इंक्रीज कर दिया। ठीक, कि एक्टिविटी भैया में आओ, देखो हार्ट रेट बढ़ाओ। ठीक, जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट रेट बढ़ाया, पेशेंट ने क्या किया, एक्सहेल कर दिया फोर्सफुली। क्या किया, एक्सहेल कर दिया। जैसे ही एक्सहेल किया, वीनस रिटर्न जो है वो सडनली बढ़ गया, झटके से वीनस रिटर्न बढ़ गया। उस बढ़ने की वजह से बीपी जो है ओवरशूट हो गया। बीपी ओवरशूट होने की वजह से क्या हुआ, बैरो रिसेप्टर को झटके से बंद होना पड़ा। क्या होना पड़ा, बंद होना पड़ा। बैरो रिसेप्टर जैसे ही झटके से बंद हुआ, उसके वजह से वेगल एक्टिविटी बढ़ गई। वेगल एक्टिविटी जब भी बढ़ेगी तो आप जानते हैं क्या होगा, कार्डियक आउटपुट या हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। हार्ट रेट वेगल एक्टिविटी के बढ़ने पे कम हो जाएगा। अभी इससे पहले यही समझाया गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये मैंने समझा दिया कि ये काम कैसे करता है, क्यों करता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसकी टेस्टिंग क्यों इतनी ज़रूरी आती है। ठीक, इसके बाद जो है हम मूव करेंगे फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप जो है हमारा फोर्थ टाइप में आते हैं हमारा स्वेट का। ठीक है, तो फोर्थ टाइप जो है हमारा आता है किसका, स्वेट टेस्टिंग। इतनी सी बात समझ में आई। स्वेट टेस्टिंग, स्वेट टेस्टिंग क्या टेस्ट करेगा, स्यूडो मोटर फंक्शन टेस्ट करेगा। सिंपैथेटिक स्यूडो मोटर फंक्शन, सिंपैथेटिक स्यूडो मोटर फंक्शन टेस्ट करेगा। ठीक, इसको टेस्ट करने के लिए क्या मतलब, इसको टेस्ट करना इतना क्यों ज़रूरी है, इसको टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमको ये पता चल सके कि स्वेट ग्लैंड जो है, कौन है, स्वेट ग्लैंड जो भी है वो सिंपैथेटिक इनर्वेशन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सिंपैथेटिक
इनर्वेशन, मतलब उनमें नर्व सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर काम नहीं कर रही है तो क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में? डिसफंक्शन की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से हमको एनहाइड्रोसिस देखने को मिलेगा। एनहाइड्रोसिस में क्या होगा? स्वेट जो होता है वो कम रिलीज होने लगेगा। ठीक, स्वेट क्या होगा? कम रिलीज होने लगेगा। ठीक, पेशेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन टाइप के पेशेंट में ही आपको ड्राई स्किन देखने को मेजॉरिटी में मिलती है। क्या होता है? कहीं पे बहुत ज़्यादा है स्वेटिंग, कहीं पे स्वेटिंग ही नहीं ना, तो अनइक्वल स्वेटिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये किन बीमारियों में मोस्टली देखा जाएगा? ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा जाएगा। दूसरा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की न्यूरोपैथी में देखा जाएगा। तीसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड के लीजन में, स्पाइनल कॉर्ड के जख्म में ये देखा जाएगा। ठीक है, कोई लीजन आ जाएगा तो तब देखा जाएगा। तो स्वेट टेस्टिंग सिंपल सी है, कोई उतना उसमें दिमागदारी नहीं ना, माता बच्ची नहीं ना। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, तो इसको समझ जाइए। एक बस इसकी खास बात ये ध्यान में रखिएगा, एक बात ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि स्वेट ग्लैंड को कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? स्वेट ग्लैंड को हमेशा कौन सा सिस्टम कंट्रोल करेगा? सिंपैथेटिक कंट्रोल करेगा। ठीक, सिंपैथेटिक कंट्रोल करने के बाद भी जो इसके न्यूरो रिसेप्टर हैं वो क्या होते हैं? एसिटाइलकोलिन होता है। क्या होता है? सिर्फ एसिटाइलकोलिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन नहीं होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, इतना सिंपल सॉर्टेड सा ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का टेस्ट था। ठीक, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। स्वेट वाला खत्म हो गया है। Although it include in a sympathetic nervous system, the sweat testing or the sweat gland produce a neurotransmitter acetylcholine. Simple sorted है, यही मैंने समझाया और कुछ नहीं है। ठीक, अगर सिंपैथेटिक में है तो इसमें मतलब ये एक एक्सेप्शन टाइप का ही समझ जाइए, एक्सेप्शन ना समझिए, पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद भी ये क्यों उसमें आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करना चाहिए इसको अपने न्यूरोट्रांसमीटर से, पर ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूछे तो ये क्या रिलीज करता है, स्वेट ग्लैंड में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं? तो एसिटाइलकोलिन रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि 5th टाइप का एग्जामिनेशन है। ये है प्यूपिलरी एग्जामिनेशन। कौन सा एग्जामिनेशन? प्यूपिलरी एग्जामिनेशन। प्यूपिलरी एग्जामिनेशन जो है वो, इसकी खास बात यह है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बोथ को टेस्ट करेगा, दोनों को एक साथ टेस्ट करता है प्यूपिलरी एग्जामिनेशन। सिंपैथेटिक कब होगा, पैरासिम्पैथेटिक कब होगा? अब आप प्यूपल का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो प्यूपल के डायलेशन हो रही है, तो प्यूपल के डायलेशन में आप सिंपैथेटिक टेस्ट कर ले रहे हैं। सिंपैथेटिक जो है वो कब टेस्ट हो रहा है? जब पेशेंट जो है प्यूपल का डायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्यूपल डायलेशन कर रहा है। प्यूपल डायलेशन का दूसरा नाम क्या होता है? माइड्राइसिस। ठीक है, माइड्राइसिस। ठीक है, माइड्राइसिस कहा जाता है प्यूपल डायलेशन को। ठीक, सिंपल सा ये कर रहा है। और अगर दूसरे की बात करें, दूसरा अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें हम, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, क्या होगा? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? मायोसिस। मियोसिस नहीं होता, मायोसिस होता है। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात समझ गए। अब प्यूपल डायलेट होने में क्या काम आ रहा है? कौन सी मसल काम आ रही? तो प्यूपल डायलेट होने के लिए कौन सी मसल काम आएगी? डायलेटर प्यूपिलाई मसल। डायलेटर प्यूपिलाई मसल। ठीक है, और
जो प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के लिए कौन सी मसल काम आएगी? स्पिंस्टर प्यूपिलाई मसल। ठीक है, इसमें डायलेटर था, इसमें स्पिंस्टर प्यूपिलाई मसल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इसका क्लिनिकल एग्जाम्पल यही देखा गया है, या प्यूपलरी एग्जामिनेशन यही देखा गया है कि प्यूपलरी एग्जामिनेशन जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को साथ में टेस्ट कर लेता है। इसमें अगर प्यूपल डायलेट हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा, और प्यूपल अगर ये हो रही है, क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट होने के टाइम पे क्या हो जाएगा? आपका पैरासिम्पैथेटिक टेस्ट हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई? ठीक, इसी में कभी कभी जो है सिंपैथेटिक लीजन के वजह से हम लोगों को जो है हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है प्यूपलरी एग्जामिनेशन में। हॉर्नर सिंड्रोम, तो हॉर्नर सिंड्रोम अभी इससे पहले भी मैंने समझाया, तो आपने अगर इन डेप्थ हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ा है तो बता सकते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसके वजह से जो आई से फेस का रास्ता होता है, आई से फेस का एक पाथवे होता है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक पाथवे, वो डिस्टर्ब हो जाता है या वो इंटरप्टेड रहता है। इसी के वजह से हॉर्नर सिंड्रोम होता है। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम मेजॉरिटी इसके वजह से होता है। ठीक, हॉर्नर सिंड्रोम में सिंपैथेटिक लीजन के वजह से क्या हो जाएगा? आपको सिंपैथेटिक लीजन की वजह, सिंपैथेटिक पाथवे में कोई इंटरप्शन की वजह से बेसिक सी ये दिक्कत आने लगेगी कि प्यूपिल जो है आपकी स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, डिम लाइट पे जो है वो प्यूपिल डायलेट करती है, पर हॉर्नर सिंड्रोम के टाइम पे क्या होगा? ये प्यूपिल जो है पुअरली डायलेट करेगी, डायलेशन पुअरली हो जाएगा, डायलेट पुअरली इन हॉर्नर सिंड्रोम। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम में प्यूपिल जो है डायलेट सही से नहीं करेगी। ठीक है, और आप डिफरेंस देख के दोनों प्यूपिल का ये बता सकते हैं कि इसमें क्या मसला आया है। ठीक है, आपको क्या क्या नहीं देखने को मिलेगा? आपको ना, देखिए, आपको हॉर्नर सिंड्रोम में पहला तो डायलेट नहीं होगी, पुअरली होगी हॉर्नर सिंड्रोम में। दूसरा जो है आपको कॉन्स्ट्रिक्शन भी पुअरली मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन भी। पहले आपको डायलेशन पुअर मिला, फिर आपको कॉन्स्ट्रिक्शन पुअर मिला। ठीक, आपको स्वेटिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, यही स्वेटिंग के वजह से एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हॉर्नर सिंड्रोम में देखी जाती है। ठीक है, हॉर्नर सिंड्रोम की वजह से ये दो चीज़ें हो जाती हैं, और ये बेसिकली इसके होने की जो वजह है वो कुछ ही डिजीज़ हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, आप मतलब हम लोग इससे पहले भी वो सब सारी डिजीज़ें कवर अप कर चुके हैं कि कौन कौन से डिजीज़ में हॉर्नर सिंड्रोम होता है। शायद इससे पहले वाली मैंने बताया आपको कि डायबिटिक न्यूरोपैथी थी एक चीज़। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ थी वो मेरे ख्याल से, देखिए मैं भी भूल रहा हूँ, बीमारी भूल रहा हूँ, पर दो तीन बीमारी थी जिसके वजह से ये होता है। शायद ब्रेन स्टेम स्ट्रोक होता है उसमें। ठीक है, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के वजह से भी ये कभी कभी पाई जाती है। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर पाल्सी में भी ये पाई जाती है। ठीक, तो कई चीज़ों में पाई जाती है, ऐसी बात नहीं ना नहीं पाई जाती है। ठीक, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट और 6 नंबर के टेस्ट से। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी खिंच गई है। ठीक है, तो वीडियो मैंने यही सोचा था कि एक ही साथ बनाऊंगा तो ज़्यादा ठीक पड़ेगी। ठीक, 6 नंबर का हमारा एग्जामिनेशन जो लास्ट एग्जामिनेशन है, ठीक, 6 नंबर का एग्जामिनेशन जो है हमारा ब्लैडर फंक्शन टेस्टिंग है। क्या है? ब्लैडर फंक्शन टेस्टिंग है। ठीक है, ब्लैडर फंक्शन टेस्टिंग है। ठीक, ये अक्सर करके आप न्यूरोलॉजी के हॉस्पिटल्स में आप ये देखेंगे। ठीक है, न्यूरो के हॉस्पिटल में ये सब चीज़ की टेस्टिंग आप ज़्यादा देख पाएंगे।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये किया जाता है कि पहले एक स्टोरेज फेज बनता है, पेशेंट से कहते हैं पेशाब रोक के रखो, एक स्टोरेज फेज बनता है, ठीक है। फिर वही स्टोरेज फेज की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा, ब्लैडर को, उसके वजह से क्या होगा, ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। ब्लैडर जैसे ही रिलैक्स हुआ, ठीक, जैसे ही ब्लैडर रिलैक्स होगा वैसे ही एक मसल होती है, उसको क्या कहते हैं, स्पिंस्टर मसल, ठीक है, स्पिंस्टर मसल। ये सब मोस्टली कीगल मसल्स हैं, ठीक है। तो स्पिंस्टर मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्टिवेट, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। स्पिंस्टर मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक। अब ये फेज समझ गए कि ये स्टोरेज फेज हो गया, ठीक। सेकेंड फेज जो इसमें आता है, अभी स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट होने तक समझ गए, ठीक। ये आता है वॉइडिंग फेज, इसे क्या कहते हैं, वॉइडिंग फेज कहते हैं। वॉइडिंग फेज में क्या होगा कि पेशेंट का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है PSNS, ठीक है, वो बढ़ने लगेगा, वो डोमिनेंस में आने लगेगा, क्योंकि स्टोर कर रहे हैं, स्पिंस्टर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने पेशाब रोक लिया, ठीक है, हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, हम पेशाब रोक रहे हैं, ठीक है, वो डोमिनेंस में आ गया। उसी डोमिनेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर एक चीज़ होती है, क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं भी समझाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये पहले पूरा कवर कर लूँ। डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होगा तो स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा, स्पिंस्टर रिलैक्स हो जाएगा, स्पिंस्टर रिलैक्स जैसे ही होगा वैसे ही आपकी यूरिन पास हो जाएगी, ठीक। सिंपल शॉर्टेड सा कॉन्सेप्ट ये है कि यूरिन पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये पूरा एक पाथवे समझाया गया है। ये पाथवे समझाने की वजह ये है कि आप ये जानें कि तरीका होता कैसे है, ठीक है, कि पेशाब अगर रोका जाता है तो पेशाब रोकने के लिए कौन सी मसल या कौन से सिस्टम, ऐसे तो आपको पता है मैंने पेशाब रोक लिया, अब आपको ये नहीं पता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ एक्टिवेट हुआ यहाँ पे स्टोरेज फेज में। जैसे ही वॉइडिंग फेज की बात करें, जैसे पूरी स्टोर हो गई, ज़्यादा आने लगी, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, स्पिंस्टर रिलैक्स होगा, यूरिन पास हो जाएगी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर मसल्स की बात करें तो ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट जब करती हैं यूरिनेशन के टाइम पे, ताकि यूरिन को यूरेथ्रा से निकाल सकें, ठीक है, यूरिन को ब्लैडर से निकाल के यूरेथ्रा में डाल सकें, किससे, ब्लैडर से निकाल के यूरेथ्रा में डाल सकें, ठीक। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूटर एक तरह की मसल होती है, यही पुश करती है यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को कि यूरेथ्रा में पास हो, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि पेशेंटों में दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। पेशेंट में देखिए 3 दिक्कत आ सकती है। पहला हो सकता है, पहली दिक्कत जो है वो ये आ सकती है कि पेशेंट जो है यूरिन रिटेंशन में आ जाए, किस में आ जाए, यूरिन रिटेंशन में आ जाए। दूसरा वो किस में आ सकता है, वो बहुत मतलब उसे लगेगी तो तुरंत पेशाब लगी तुरंत उसको करना है, अर्जेंसी में आ सकता है। तीसरा किस में आ सकता है, इनकॉन्टिनेंस में आ सकता है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है उसको पता ही नहीं चलेगा उसकी पेशाब कब छूट गई, कब आई, कब चली गई, उसको ये बात का एहसास ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कई बीमारियों में देखा गया है, एक बीमारी में नहीं कई बीमारी में देखा गया है, ठीक। जैसे कि आपका स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सी बीमारी होती हैं, SCI की इंजरी होती हैं, ठीक है, SCI की इंजरी में देखा गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा गया है, उन पेशेंट में जिसमें डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटिक न्यूरोपैथी है उनमें भी देखा गया है, ठीक है। तो ये बीमारी जो है, ये जो सिम्टम्स सारे तीनों दिख सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखने को मिल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक। इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई, ठीक। लास्ट हमने यही ख़त्म करना था तो हमने समझा दिया पूरा।
अगर एक आप टेबल बनाना चाहेंगे तो बताइए, तो टेबल बना के दे दे, वरना तो ऐसे ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत डेप्थ में समझाया है चीज़ों को जाके। ठीक, एग्जामिनेशन हमने टेस्टिंग ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम समझाया, क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसकी टेस्टिंग कैसी होती है, 6 टाइप की टेस्टिंग बता दिया। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें आज की वीडियो में ये ख़त्म हो गया है। ठीक।